हेलो गाइड्स, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइड, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कक्षा 10वीं की साइंस सब्जेक्ट शुरू किया है, जिसमें साइंस सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल साइंस भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट चालू कर देंगे कक्षा 10वीं का। सो गाइड्स, आज आपने देखा होगा कि हमने 2 लेसन साइंस के कंप्लीट करवा दिए हैं चैप्टर। जैसे कि फर्स्ट लेसन हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और सेकेंड लेसन में हमने अम्ल और क्षार के बारे में बड़े ही मज़ेदार तरीके से समझने की कोशिश की थी और समझा था। सो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन चैप्टर 3 पढ़ेंगे और देखेंगे धातु एवं अधातु क्या होती हैं, धातुएं क्या होते हैं, उनके गुण, रासायनिक गुण, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन सी विशेषता पाई जाती है रखती हैं धातु और अधातु। सो गाइड्स, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको बोरिंग महसूस ना हो और लर्न करने की झंझट खत्म हो जाए, याद या रटने की झंझट खत्म हो जाए और अपन समझकर ही किसी चीज़ को पेपर में आसानी से अच्छे वर्डों में लिख सकें। सो गाइड्स, मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, क्या है ना गाइड्स, मैं एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से डिफाइन करती हूँ, समझाती हूँ। इससे थोड़ा टाइम लग जाता है और लेकिन टाइम तो लग जाता है, लेकिन ध्यान रखिए गाइड्स, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज़ को अपन ज़्यादा टाइम दे करके एक बार पढ़ें और आराम से वो हमेशा के लिए याद हो जाए। क्या होता है, अपन जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ यदि पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो वो पता है हमें हमारे लिए कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती है। और अपन के लिए अपन को अभी पढ़ना है, 10वीं में पढ़ना है, 10वीं के बाद आगे भी पढ़ना है और फ्यूचर में हमेशा काम में लेना है। सो गाइस, जो पढ़िए, जितना पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, हमारा यही उद्देश्य रहता है। और सीख कर जाइए वीडियो से कुछ ना कुछ और वो हमेशा के लिए याद हो जाए आपको, हमेशा के लिए वो देख कर पढ़िए जिससे कि वो हमेशा के लिए आपको दूसरी बार पढ़ना ना पड़े या तीसरी बार पढ़ना ना पड़े। सो गाइड्स, हम इसीलिए हमारी वीडियो में टाइम लगता है, हम क्योंकि इसी उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि आपको रटने की झंझट खत्म हो जाए। रटी हुई चीज़ क्या होती है, कुछ दिन चलती है और फिर भूल जाती है और ये चीज़ें हमेशा के लिए हो जाती हैं। यदि हम एक वीडियो को 1 घंटे की वीडियो को 2 घंटे दे लेते हैं और फिर बाद में वो 4 दिन पढ़ने, एक दिन पढ़ा फिर दूसरे दिन भूल गए या तीसरे दिन भूल गए, फिर रटा, फिर चौथे 5वें दिन भूल गए, देखा, रिवाइज किया, भूल गए, पता ही नहीं है, तो फिर पढ़ा। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार पढ़ लो ना, 1 से 2 घंटे दे लो। लेकिन क्या है, हमेशा के लिए बार बार पढ़ने से 10 दिन देने से अच्छा है 2 घंटे दे लो ना, कौन सा लॉस हो रहा है। लेकिन इंसान अभी लॉस नहीं देता है टाइम और बाद में देता रहता है। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर, देखते हैं धातु और अधातु क्या होती हैं। नई शुरुआत के साथ नई शुरुआत चैनल में देखेंगे। देखिए, धातु एवं अधातु के बारे में अपन देखते हैं। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु का वर्गीकृत किया जाता है। आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि किस प्रकार गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अपन देखते हैं, चमकत्व के आधार पर भी अपन वर्गीकरण कर देते हैं। अब कौन सी धातुएं चमकती हैं, जो धातुएं चमकती हैं उनको अपन धातु में रख देते हैं और जो नहीं चमकता है अधिकतर अधातु में रख देते हैं। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं इनमें भी, जो अपन इस वाले लेसन में कंप्लीट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे कि कौन से अपवाद होते हैं। अपवाद मीन्स ऐसे मतलब जो धातु भी है वो अधातु भी हो वो चमक रही है, जैसे कहीं कहीं गलतियां होती है कि नहीं होती हैं। गुणधर्मों के धातु अधातु का वर्गीकरण करते हैं। इस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं अपन देखते हैं। अब भौतिक गुणधर्म मतलब जो हमें सामने से दिखाई देते हैं गाइड्स, जैसे कि अपन देखते हैं कोई धातु चमकती है, कोई नहीं चमकती है, उनके अंदर का गुण नहीं, उनके बाहर का गुण जो हमें दिखाई देता है भौतिक रूप से, वही
धातु के बारे में देखते हैं। भौतिक गुणधर्म, इन पदार्थ भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके हम समूह में अलग अलग करना आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलाप की सहायता ले सकते हैं, जो अनुभाग 3.1 में या 3.6 में दिए गए क्रियाकलाप के लिए निम्न धातुएं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। आसानी से मिलने वाली इन धातुओं के नमूने इकट्ठे करेंगे। क्रियाकलाप की बात हो रही है गाइड्स। देखते हैं अपन धातुओं का भौतिक वर्गीकरण में जो धातुएं होती हैं, हम देखते हैं अपने शुद्ध धातु के रूप में धातु की तरह चमकदार होती हैं। इन गुणधर्मों का धात्विक चमक कहते हैं। जैसे चमक के आधार पर तो धातुएं कैसी होती हैं गाइड्स, वो चमकती हैं, उनमें चमक होती है। किन में होती है? चमक के आधार पर तो धातुओं में चमक होती है। अपन देखते हैं जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, फिर पीतल है, इनमें चमक होती है। क्या कोयले में कभी चमक होती है? क्योंकि कोयला धातु नहीं है, वो क्या है? अधातु है। तो चमक के आधार पर देखेंगे तो गाइड्स क्या हो जाएगा? वो अधातु है, इसीलिए वह चमकता नहीं है। जैसे हम चमक के आधार पर, ठीक है ना। देखिए चमक के आधार पर देखते हैं अपन। देखिए ये चमक रही हैं धातुएं, चमकती है कि नहीं? क्योंकि ये क्या है यहाँ, तो ये यू है, मतलब कि ये सोना है और ये चांदी है, तो ये धातुएं चमक रही हैं। और जैसे अपन अधातु की क्या पहचान होती है चमक के आधार पर? वो चमकती नहीं है। कौन? अधातु नहीं चमकती हैं। देखिए गाइड्स ये क्या है? एक अधातु है। क्या है ये? कोयला है। और कोयला में क्या चमक दिख रही है आपको? कोयला कभी नहीं चमकता है, क्योंकि वो क्या है? एक अधातु है। कार्बनिक चित्रों में देखा कि धातुओं में क्या पाई जाती है? एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। हाँ, आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाया जाता है। इसमें अधात वर्ध्यता कहते हैं, इसे अधात वर्ध्यता कहते हैं। अब धातु में हम देखते हैं क्या होती है, उसकी अधात वर्ध्यता पाई जाती है। क्या आप सोना चांदी में अधिक अधात वर्ध्य धातु हैं? सोना चांदी क्या है? सबसे ज्यादा अधिक अधात वर्धित धातु हैं, क्योंकि उनको पीट कर इतने छोटे छोटे नमूने बना लिए जाते हैं कि कुछ भी बना दिया जाता है और वो तन जाती है चादर के रूप में। जैसे गाइस ये धातु है, ये क्या है? एक लोहा है। देखिए गाइस ये क्या है? लोहा है। लोहा एक क्या होती है? धातु होती है। और धातु में आप देख रहे हैं कि इसको लोहा कैसा होता है? इकट्ठा होता है, लेकिन अपन लोहे को पीट कर अधात वर्धन्यता का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसकी चादर बना ली जाती है। पीट कर तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, क्योंकि हम देखते हैं सोना के बहुत पतले पतले बना करके आभूषण बना दिए जाते हैं, बहुत पतला करके, तो उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, क्योंकि तन्यता मीन्स होता है खींच करके। और अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता के आधार पर धातुओं में ही ये पाया जाता है। राइट गाइड्स, देखते हैं आगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलो लंबा तार बनाया जा सकता है। तो उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, खींच कर एक लंबा चीज बना दी जाती है। किसमें? सोने में अपन देखते हैं। और सोने की छोटी मतलब आधात वर्ध्यता मतलब पीट कर बड़ा कर देना, पतला बना देना, तो सोने में भी और चांदी में सर्वाधिक पाई जाती है। सोने में तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। यदि इनमें तन्यता ना होती, अपन खींचकर कोई भी चीज ना बना पाते तो क्या या टूट जाती, तो फिर क्या करते? अपने काम में कैसे आ पाते? अपन कुछ भी आभूषण कैसे बना पाते? तार के समान 2 किलोमीटर लंबा किया जा सकता है 1 ग्राम सोने को। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाने पकाने के बर्तन के रूप में किया जाता है? क्या आप जानते हैं धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए भी किया जाता है? जो बर्तन मिलते हैं अपन को, तो उनमें धातु के बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं? जैसे कॉपर का है, पीतल का है, और क्या है उनका वो है स्टील का है, इस्पात है। ये अपन खाना बनाते हैं इन सब चीजों में, और इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है।
धातु क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। मतलब यदि अपन धातुओं को अब लोहा लगा देंगे, लोहा क्या है? एक धातु है। धातु को अपन बिजली में लगा देंगे या फिर लोहे को छू लेंगे और जाके बिजली से टच करेंगे लोहे के स्क्रू को, तो अपन देखते हैं अपन को करंट लग सकता है। क्यों? और लोहे में अब अधिकतर क्या कर दिया जाता है, जैसे वो होते हैं ना वो स्क्रू कसने वाले जो प्लास होते हैं, तो उनमें प्लास्टिक लगा रहता है। क्यों लगा रहता है वो प्लास्टिक? क्योंकि लोहे में करंट आ जाता है और प्लास्टिक में नहीं आता है। तो उनमें क्या है? सुचालक है, इसीलिए उनमें करंट आता है, वरना नहीं आता। यही यहाँ पे बताया गया है क्रियाकलाप में। देखिए यहाँ पे धातु का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ये बर्नर है, ये धातु का तार है, तार का खुला सिरा है, पिन है, मोम है, स्टैंड है। देखिए यहाँ पे अपन पढ़ते हैं इसको। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा का सुचालक है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, जल्दी नहीं गलते, ठीक है। सिल्वर कॉपर ऊष्मा सबसे अच्छा चालक होता है। इनको लेड मरकरी या ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। लेड या मरकरी मतलब पारा का कुचालक कहा जाता है। उसमें करंट नहीं आता, किसमें? पारा में। क्या धातुएं कभी भी चालक, क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? आइए पता करते हैं। बिल्कुल होती हैं। देखिए यह क्या है? बैटरी है, एक क्लिप है, ये है बल्ब, स्विच है, ठीक है। जांच करने के लिए धातु का टुकड़ा लगा हुआ है। इन धातुओं के कारण आपने देखा होगा, अवश्य देखा कि जिस तार को आपके घर पर बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार में ऐसे पदार्थों का परत क्यों होती है? अब देखते हैं अपन जो घर में अपने तार लगे होते हैं उनमें क्या होता है, अंदर तो तार निकलते हैं लेकिन अपन देखते हैं ऊपर से प्लास्टिक की एक रबड़ चढ़ी होती है। रबड़ मतलब कि डोरी लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है उनके प्लास्टिक में। अंदर उनको छीलते हैं तो क्या निकलता है? एक धातु निकलती है, तार के रूप में निकलता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है। जब धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या कोई आवाज उत्पन्न होती है? बिल्कुल होती है। जैसे अपन लोहे को यदि किसी चीज से अपन पत्थर मारते हैं तो उनमें आवाज आती है कि नहीं आती है? लोहे क्या है? एक धातु है। लोहा में अपन पत्थर मारेंगे तो आवाज जरूर आती है। तो उनमें क्या पाया जाता है? ध्वनिक गुण पाया जाता है। सो गाइस, अपन पढ़ने के लिए आप जल्दी से क्विक रिवाइज कीजिए। आप ये अपन भौतिक गुणों के आधार पर कैसे बांट सकते हैं? तो पहले नंबर आता है क्या? चमक। चमक के आधार पर क्या धातुओं को चमक पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। और फिर दूसरा अपन ने देखा था क्या? तन्यता। तन्यता पाई जाती है क्या धातुओं में? बिल्कुल पाई जाती है। जो सोना चांदी में सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है, क्योंकि 1 ग्राम अपन सोने को कितना किलोमीटर खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर तक। और ध्वनिक पाई जाती है क्या धातुओं में? बिल्कुल पाई जाती है, हमने ये भी देखा था। और क्या पाई जाती है? आघात बंधनीयता पाई जाती है। अपन किसी भी धातु को क्या कर सकते हैं? चादर बना सकते हैं। कैसे? पीट करके। हमने चादर भी दिखाया था आपको। तो आघात बंधनीयता का भी गुण पाया जाता है। कौन कौन देखा? 4 देखे अपन ने। 4 भौतिक विशेषताएं देखी, चमक की, तन्यता की, ध्वनिक की और आघात बंधनीयता की। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अधातु के बारे में। अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं? पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या में बहुत कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये क्या है? कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये अधातुओं के ही एक उदाहरण है। अब देखते हैं अपन, ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है और इसके अलावा सारी अधातुएं क्या होती हैं? ये अधातु हैं। अधातु सारी धातुएं ठोस या फिर गैस होती हैं। एक ब्रोमीन ही एकमात्र ऐसी धातु है, ये अपवाद है। इसमें अपवाद मतलब दोष है, सब चीज में दोष होता है। सो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जिसमें जो कि क्या है?
द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव मतलब कि तरल अवस्था, पानी के रूप में पाई जाती मतलब होती है, मतलब तरल तो जानते ही होंगे आप। और बाकी सब ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं और गैस होती हैं। धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ धर्म होते हैं। आइए अपन देखते हैं इनके क्या गुणधर्म देखते हैं अपन पाए जाते हैं। जैसे अपन ने अधातुओं में चमक देखी थी, तन्यता देखी थी, अधात वर्धनता देखा था। अब इसमें अपन देखते हैं और बताते हैं। धातुओं एवं अधातुओं संबंधित परीक्षण पर तत्व चिन्ह संकेत कठोर अधन्यता। देखिए अपन इसके आधार पर इसमें अपन बता सकते हैं कि धातुएं क्या ये अपन याद करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अपन इसके क्या कर सकते हैं, हिंट कर सकते हैं। एक तो कठोरता के आधार पर बांट सकते हैं, अधात वर्णता, तन्यता एक गुण मतलब विशेषता है। इसके आधार पर धातु में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, अपन टिक रॉन्ग राइट करके आसानी से बताया जा सकता है, जैसे हमने बताया था अभी। 3.1 प्रेक्षण के आधार पर अपनी कक्षाओं में धातुओं अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर भी हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद उदाहरण हैं। अपवाद के उदाहरण है बहुत से ऐसे होते हैं। अपवाद मीन्स ऐसे दोष होते हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। जैसे अपन कह देते हैं कि अपन बोलते हैं कि चमक नहीं पाई जाती धातुओं अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन हीरा भी तो अधातु है और हीरा सबसे ज़्यादा चमकता है गाइड्स। अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान धातु होती है और वो सबसे ज़्यादा चमकदार भी होती है। और वो किसकी श्रेणी में आता है, अधातुओं की श्रेणी में आता है। और बाकी सब अधातु कभी नहीं चमकती हैं। जैसे हमने कोयला बताया था, वो कभी चमकता है क्या, कार्बन बताया था नहीं चमकता है, हाइड्रोजन ये सब चमकते नहीं हैं। देखिए कई अपवाद हैं। उदाहरण, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के तट पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी मीन्स पारा को छोड़कर सभी जो धातुएं हैं वो ठोस पाई जाती हैं। लेकिन पारा का एक दोष है कि वो कैसा पाया जाता है, हमेशा वो पाया जाता है लिक्विड अवस्था में, मतलब कमरे की ताप में ही। कमरे की जितना अपना ताप होता है, जैसे अपन यहाँ पे यदि पारा रख दें तो वो लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। गलनांक अधिक होता है क्योंकि जल्दी गल जाता है। सक्रिय धातु है सबसे ज़्यादा, गैलियम और सीजियम गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो पिघलने लगेगी, बहुत जल्दी ही पिघलने लगेगी। किसमें, पारा में। और एक ये क्या है, एक धातु है पारा, इसका एक दोष है, ये दोष है धातुओं का, ठीक है ना। और जैसे अपन लोहा देखते हैं वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है और पारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी गल जाता है। और जो अपन देखते हैं और ये अपन देखते हैं क्या बोलते हैं, पारा जैसे सोना है, चांदी है, ये भी कठोर होते हैं। क्या पिघल जाती हैं जल्दी, नहीं पिघलती हैं गाइड्स। इसी प्रकार एक गैलियम धातु भी है, इसका भी गलनांक बहुत कम है, बहुत जल्दी गल जाती है। बाकी सभी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। जैसे लोहा को जल्दी नहीं गलाया जा सकता, उसको लिए 15 सेंटीग्रेड वो चाहिए रहता है, तापमान चाहिए होता है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन क्या है, वो चमकदार होती है। देखिए सभी अधातुओं के बारे में बताया था हमने कि अधातुएं क्या होती हैं, वो चमकीली नहीं होती हैं। जैसे कार्बन नहीं चमकता है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे क्या आयोडीन होता है, वो बहुत ही चमकीला होता है। देखिए गाइस इस इमेज में आप देख सकते हैं ये आयोडीन है। आयोडीन क्या है, एक अधातु है और यह क्या है, चमकीली है, जबकि कार्बन चमकीला नहीं होता है ना। और देखते हैं अपन ये थायराइड ग्रंथि में भी इसमें यदि कमी आ जाती है तो थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है। देखिए गाइस अपन ने उसमें देखा कि आयोडीन क्या है, अधिक चमकीली अधातु होते हुए भी वह चमकीली है। देखिए यह कार्बन ऐसी अधातु है जिसमें विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन हम देखते हैं, कार्बन जो है वो विभिन्न धातुओं में लगा दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। और कार्बन क्या है, एक अधातु है। इस प्रत्येक रूप में अपरूप कहते हैं इसके रूप को, क्योंकि ये हर कुछ में मिल जाती है। अब देखते हैं आगे,
हीरा कार्बन का एक अपरूप है। जो हीरा है वो भी एक कार्बन का ही एक अपरूप है, मतलब कार्बन से मिली हुई धातु है हीरा, ठीक है ना। यह सबसे कठोर प्रकृति का होता है। इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ये जल्दी ना ही गलता है, ना ही क्या है, यह कठोर प्रवृत्ति का होता है, ना ही जमता है। कार्बन एक अपरूप ग्रेफाइट अधिक विद्युत का सुचालक है। गाइड्स, अपन ने ग्रेफाइट तो देखा होगा। ग्रेफाइट लगा होता है आपकी पेंसिल में, आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल में ग्रेफाइट लगा रहता है। और यह क्या है, ग्रेफाइट एक अधातु है। क्या है, अधातु। और धातु हमने देखा था, जो तार होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु हैं कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद पाया जाता है, मतलब दोष पाया जाता है। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक ये क्या है, अपवाद है, ये इसका दोष है अधातु का, कि ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, इसके बाद भी वह विद्युत की सुचालक है। अपन देखते हैं कि ग्रेफाइट में अक्सर क्या होता है कि वो ग्रेफाइट जो होती है उसमें क्या लगा, देखिए गाइड्स, एक ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट में क्या लगा हुआ है, ग्रेफाइट में लगा हुआ है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या लगी है, लकड़ी लगी हुई है। ये लकड़ी क्यों लगी हुई है, क्योंकि ये यदि अपन ग्रेफाइट अपन विद्युत में डाल देते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, वोल्टेज लग सकते हैं झटके। यदि कभी भी मैं अपनी पेंसिल को यदि उसमें वो नहीं लगा है, लकड़ी नहीं लगी है, लकड़ी क्यों लगाई है, क्योंकि लकड़ी कभी भी, ये भी अधातु है और ये भी अधातु है, लकड़ी भी अधातु है और ये भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है। लेकिन गाइड्स क्या होता है, इसमें अपवाद है कि लकड़ी में कभी करंट नहीं आता है, बट लेकिन ग्रेफाइट में करंट आ जाता है। कभी भी डालकर मत देखना कोई भी। ये इसका क्या है, अधातु का एक अपवाद है। आई होप गाइड्स आपको ये हमने अपवाद देखे गाइड्स, ये थे अपवाद अपन ने। अब ये क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। ये क्या है, धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। जबकि हम देखते हैं धातु जो लोहा है, लोहा को कभी चाकू से नहीं काटा जा सकता है, वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। तो ये इसका एक और अपवाद ये हुआ। देखिए गाइस, ये क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और इनको आसानी से ये चाकू से कट जाती हैं। जबकि अपन आयरन देखते हैं या लोहा देखते हैं, क्या वो चाकू से कट सकता है? जबकि ये आयरन देखते हैं हम, तो क्या आयरन कभी चाकू से कट सकता है? नहीं कटेगा। जब और वो दोनों धातुएं होते हुए भी वो धातु क्या होती है, उसमें अपवाद है, दोष है वो, कि वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चाकू से इतनी कोमल है कि वो कट जाती है। जिस प्रकार पारा भी एक धातु है और उसमें कितना बड़ा दोष है कि वो कमरे के ताप में ही पिघल जाती है। इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, उसको केरोसिन में रखा जाता है। किसको, उसको पोटेशियम, वो हाँ पोटेशियम को, सोडियम पोटेशियम को। गाइस, अपन देखते हैं इतनी मुलायम होती है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व गलनांक कम होते हैं। तत्वों को रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्ट और धातुओं को अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए गाइस, अभी हमने इनके क्या पढ़े, 4 अपवाद पढ़े। कौन कौन से अपवाद पढ़े? जैसे हमने पारा देखा, पारा कैसी धातु है, एक धातु होते हुए भी क्या है, वो धातु होते हुए भी वह कमरे के ताप में क्या हो जाती है, पिघल जाती है। इसी प्रकार गैलियम को देखा, और हमने देखा कि एक अधातु होते हुए भी क्या, आयोडीन एक अधातु है और अधातु कभी भी चमकती नहीं है। लेकिन आयोडीन हम देख रहे थे जो अपनी थायराइड ग्रंथि के लिए ज़रूरत होती है, घेंघा रोग हो जाता है जिसके कारण, तो वो क्या है, बहुत ही चमकीली धातु है, अधातु है। अधातु होते हुए भी वो चमक होती है। और अपन ने क्या देखा गाइड्स, यहाँ पे कार्बन का देखा। कार्बन क्या है, एक अधातु है और इसमें अपरूपता का गुण पाया जाता है, मतलब बहुत सी चीज़ों में यह मिली हुई होती है, विद्यमान रहती है। अपरूप हीरा कार्बन का एक अपरूप रूप है। यह सबसे कठोर धातु है। गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है कार्बन और
विद्युत का सुचालक होता है कौन? ग्रेफाइट। देखिए गाइड्स, हमने क्या देखा और हीरा को देखा। हीरा एक क्या है? अधातु है, और अधातु क्या होती हैं? जल्दी टूट जाती हैं। लेकिन क्या वो हीरा अधातु होते हुए भी टूटता है क्या कभी? बहुत कम टूटता है। बहुत ही ठोस धातु, कठोर अधातु होती है। तो ये क्या है? अपवाद है। यदि लकड़ी को अपन तोड़ते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाती है कि नहीं टूट जाती? उसमें आधात वर्णता नहीं पाई जाती, ना ही चमक पाई जाती है, और हीरा में पाई जाती है। क्या है? अपवाद है। 4 अपन ने अपवाद देखे, जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम। सोडियम पोटेशियम लिथियम है जो, वो क्या है? एक इसमें अपवाद है। क्यों है? क्योंकि ये कमरे की ताप में ही पिघल जाती हैं। और एक है कौन? लोहा। हमने देखा लोहा कभी पिघलता है क्या कमरे के ताप में? नहीं पिघल सकता। उसके लिए 1500 सेंटीग्रेड ताप की जरूरत होती है, सेंटीग्रेड ताप की जरूरत होती है। तो ये अपवाद थे। क्या है? अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर अधातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। वही धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। जैसे अधातु होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्साइड प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? ऑक्साइड प्रदान करती हैं। और जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधातु ऑक्साइड प्रदान करती है, और धातुएं हमेशा ध्यान रखना आप, कैसी प्रवृत्ति होती है उनकी? क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होती है। अपने अगले भाग में आपको धातु ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। सो गाइस, देखते हैं क्वेश्चन आंसर। वो क्या है क्वेश्चन आंसर में? फर्स्ट में क्या है? चल रही है वीडियो। सो गाइस, देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर को। क्या है इसमें? ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब कमरे के ताप पर कौन सी धातु को हमने देखा था द्रव हो जाती है? वो देखा था हमने पारा, देखा था पारा मरकरी को ही बोलते हैं, और गैलीलियम बोला देखा था। ये क्या थी? एक धातु थी, और कमरे के ताप पर ही क्या हो जाती थी? द्रव अवस्था में। द्रव मतलब कि तरल अवस्था में आ जाती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं कौन सी धातुएं काटी जा सकती हैं? जैसे हमने सोडियम देखा था, पोटेशियम देखा था जो कि के चिन्ह है, और किसका? लिथियम देखा था। तो चाकू से आसानी से काटी जा सकती थी। हमने इसका डायग्राम भी बताया था आपके लेसन में, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो बन जाएगा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अब ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक होती है, कौन सी धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? बताइए गाइस, ऊष्मा की सबसे अधिक चालक कौन सी धातु होती है? सो गाइस, वो कौन सी धातु है? सिल्वर और कॉपर। क्या है ये? सिल्वर और कॉपर है वो क्या है? सबसे ज़्यादा उनमें चालक गुण पाया जाता है। और ऊष्मा की कुचालक कौन सी है? ऊष्मा की कुचालक धातु है, धातु का नाम है पारा। मरकरी मतलब पारा जो है वो क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। पारा और लेड, ठीक है, पारा। गाइड्स, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर डालते हैं और समझा देंगे। नहीं तो हम अभ्यास प्रश्न तो करवाएंगे ही इसके। जैसे अधात वर्ध तथा तन्यता का अर्थ क्या है? या जब धातुओं को सर्वाधिक क्या करके चादर बना लिया जाता है, उसको मतलब कि उसको पीट कर, तो उसे अधात बाध्यता कहते हैं। जैसे कि अपन सोना चांदी में अपन देखते हैं और तन्यता का गुण किसे कहते हैं? जब उसे खींच करके किसी धातु को लंबा कर लिया जाता है, जिसे तार बना लिया जाता है, उसको हम तन्यता कहते हैं। सो गाइड्स, आगे देखते हैं। आई होप एक क्वेश्चन आंसर आपको बन जाएंगे, क्योंकि हमने लेसन अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या पाए जाते हैं। देखिए गाइड्स, जो रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म
बारे में हम 3.2.1 में 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। एल्यूमिनियम है, कॉपर है और आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम है। ये क्या है? धातुएं हैं, ठीक है ना। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है? हम देखते हैं वायु में दहन करने से क्या होता है। ये रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक क्रिया हुई कि नहीं। धातुओं में वायु में क्या पाया जाता है? H2O गैसें पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम दहन हो जाता है। यह सभी धातुओं की अभिक्रिया करती है। आइए क्रियाकलाप में देखते हैं। क्रियाकलाप में क्या गाइड्स देखिए, जो मैग्नीशियम धातु है वो क्या कर लेती है? ऑक्सीजन से क्रियाकलाप कर लेती है और बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। O2 से क्रिया करती है, मैग्नीशियम O2 बनाती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो श्वेत चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जो कि ऑक्सीजन से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हमने अभी देखा था, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम ने किससे क्रिया की थी? O2 मतलब ऑक्सीजन से क्रिया की और बनाया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। ऐसी ये बहुत सी धातुएं होती हैं। सो गाइस देखते हैं आगे। धातु ऑक्सीजन प्लस क्रिया करके क्या बनाया जाता है? धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के लिए जब कॉपर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और कॉपर के साथ भी यह होता है, जैसे 2 कॉपर को मिलाया, यहाँ पे क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। गाइड्स आगे देखते हैं अपन। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान होता है। जैसे एल्यूमिनियम क्या है? Al, इसका सूत्र है। प्लस में ऑक्सीजन मिल रहा है 3 अणु, तो इससे क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। हमने ये अपने अध्याय 2 में भी देखा था, जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसी अभिक्रिया करता था। हम देख रहे थे कि जो धातुएं हैं वो अम्ल से क्रिया करके लवण का और जल का निर्माण करते थे। धातुएं हमेशा क्षारीय होती हैं। ये हमने कब देखा था? अध्याय 2 में देखा था, अम्ल क्षार की प्रक्रिया में। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। भी हमने बताया कि इनकी प्रकृति, धातु जितनी भी होती हैं वो कैसी होती हैं? क्षारीय प्रवृत्ति की अक्सर पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? क्षारीय प्रवृत्ति की। दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं और क्षारीय प्रवृत्ति की पाई जाती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अम्लीय प्रवृत्ति, मतलब दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित दिखाती हैं हमको। धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का प्रदान करती हैं। जो धातु ऑक्साइड होते हैं, मतलब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने अभी बनाया था, तो उससे क्या होता है? हमको उससे किससे क्रिया करके वो क्षारक या अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं और जल प्रदान करती हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब कि अधिकतर धातुएं कैसी होती हैं? क्षारीय होती हैं। और कुछ धातुएं देखते हैं अपन ऐसी होती हैं जो ऑक्साइड और अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया कर लेती हैं। किससे? अम्ल तथा क्षारक से दोनों से क्रिया कर करके क्या बनाती हैं? लवण तथा जल प्रदान करती हैं। अम्ल और क्षारक दोनों से क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं कुछ धातु, और दोनों से अभिक्रिया करके वो क्या बनाती हैं? लवण और जल बनाती हैं, H2O बनाती हैं। गाइड्स अपन देखते हैं इनमें क्या है। देखिए एल्यूमिनियम है और ऑक्साइड है। ये क्या है? एल्यूमिनियम और ऑक्साइड है। यहाँ पर अम्ल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या बनता है हमको? ये मिल गया अपन को, लवण बन गया। क्या? AlCl2, ये वाला Al और ये वाला Cl। और इससे अलग क्या हो गया? ये H अलग हो गया और ये O अलग हो गया। तो क्या बन गया? 3H2O, मतलब ये लवण बन गया। ये क्या है? लवण है। और ये क्या है? जल है।
देखिए एल्यूमिनियम, और फिर अब यहाँ पे क्या था, यही था, मतलब लवण के रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला हमको। ये एल्यूमिनियम से अपन क्या, एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या मिलके बना हमको, सोडियम और एल्यूमिनेट, इससे जल निकल के आया, और ये क्या है, ये एक लवण है। तो सभी जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं, ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बना रही हैं। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें कुछ जल घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखिए जो कुछ क्षारक ऐसे होते हैं, क्षारक या फिर धातुएं ऐसी होती हैं जो कि जल में घुल जाती हैं, और जो जल में घुल जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, क्षारक नहीं बोला जाता है गाइड्स, उनको क्षार बोला जाता है। जैसे Na, मतलब कि Na किसका सूत्र है, सोडियम का, सोडियम प्लस सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड प्लस इसमें H2 मिला है, H2 किसका सूत्र है, जल का, तो इससे क्या मिलके हमको लवण मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है, तो इससे ये क्षार निकल के आता है। इसी प्रकार ये क्या है, एक K2 मतलब कि पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि O है, आप देख सकते हैं, जो कि एक सॉलिड अवस्था में है। इससे क्या निकल के आता है, H2O, सॉरी गाइड, इसमें H2O मिलाते हैं, मतलब जल मिलाते हैं, तो ये विलयन निकल के आता है 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। सॉरी गाइड, क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम, सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि उन्हें खुले में रखने पर वो आग पकड़ लेती हैं। क्या होता है गाइड्स की जो कोई धातु ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और कोई कम क्रियाशील होती हैं, वो जल्दी क्या हो जाती हैं, जल्दी अपनी क्रिया कर देती हैं, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम को यदि अपन खुले में कमरे में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेती हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग से रोकने के लिए किरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसको, सोडियम को और पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि यदि अपन उनको खुले में रखते हैं तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। देखिए गाइड, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बना लेती हैं। इसी प्रकार जैसे अपन पोटेशियम और सोडियम को देखा हमने, P को और K को देखा, वो क्या कर रही थी, यदि अपन खुले में रखते थे तो वो आग पकड़ लेती थी। उसी प्रकार यदि मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है तो इनको यदि अपन खुले में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, इनमें भी ये ऑक्साइड की परत बना लेती हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ले लेती हैं और क्या कर लेती हैं, ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती हैं और धातुओं के अंदर इनको अंदर नहीं ऊपर की परत बना लेती हैं। ये कौन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है जैसे कि ऑक्साइड की। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर पर ज्वाला लोहे चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। क्या होता है, जब अपन थोड़ी बहुत गर्म करते हैं तो लोहा नहीं जलता है, लेकिन जब बर्नर पर उसका चूर्ण डालते हैं लोहा का तो वो जल्दी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर, गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। गाइड्स, जो सिल्वर होता है मतलब चांदी और सोना होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है बहुत देर तक।
यदि वो करता तो क्या पहनते तो अपन वो काला काला ना हो जाता, ऑक्सीकरण ना कर लेता, जैसे अन्य धातु कर लेती हैं। जैसे अब लोहा कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में, उपचयन हो जाता है लोहे में, तो उसका क्या हो जाता है, वो भूरे रंग का दिखने लगता है और वो उसमें जंग लग जाती है, कुछ दिन में उसका संक्षारण होने लगता है, वो टूटने लगता है। क्रियाकलाप 3.9 में हमने 3.9 करने के बाद आपने देखा कि उन धातुओं को नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है धातु है। जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। क्यों? क्योंकि अपन यदि खुले में छोड़ देते हैं तो सीधे आग पकड़ लेती है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा अपन देखते हैं कि सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है और फिर सोडियम है। सोडियम सबसे अधिक है क्रियाशील धातु है, मैग्नीशियम धीमी क्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, मतलब सोडियम सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने में जिंक, आयरन, कॉपर, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता को क्रम में बनाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कौन अभिक्रियाशील है? धातु पर भाप देखिए, यहाँ पे एक क्रियाकलाप की गई है। यहाँ पे ये क्या है? धातु पर भाप की क्रिया कैसी होती है धातु पर? ये बना लिया गया है। ये कोई धातु है, जल में भीगा कांच का तंतु है, कठन नली है, कैंप है, स्टैम्प है, निकास नली है, हाइड्रोजन गैस निकल जा रही है, गैस का जार है, स्टैंड है। अब अपन आगे देखते हैं इनको क्या अभिक्रिया हुई है। जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यदि जल के साथ में क्रिया हो रही है किसी भी धातु की, तो उससे क्या निकलता है? धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, वो जल में घुल जाती है। जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं। गाइस, अपन देखते हैं इसमें, जैसे धातु है, धातु में अपन ने कोई भी जल डाला, जल के साथ में धातु ऑक्साइड बना और उससे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये हो रहा था वहाँ पे। कोई भी अपन धातु, जैसे अपन कोई भी धातु ले लेते हैं और धातु के साथ में अपन क्या करते हैं? जल डालते हैं और जल डालने से क्या मिलता है अपन को? धातु ऑक्साइड मिल जाता है और धातु ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन का विस्थापन, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए, पोटेशियम सोडियम जैसी ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम पोटेशियम अभिक्रिया तेजी ऊष्माक्षेपी होती है कि इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन का तत्कालीन प्रज्वलित हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन क्या है? जलाने वाली गैस है। यदि इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसमें जल्दी से ऊष्मा निकलती है और इसमें आग लग जाती है। जैसे कि किसमें ऐसा होता है? जैसे अपन देखते हैं पोटेशियम में अपन यदि जल डालते हैं तो क्या हो जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलता है और उसमें से क्या होता है? H2 निकलती है। H2 निकलेगी तो क्या होगा? H2 मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या है? सबसे ज़्यादा जलने वाली गैस है। कौन है? हाइड्रोजन, और उसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? सोडियम है। सोडियम में अपन यदि जल डालते हैं तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन निकलेगी तो आग तो लगेगी। ध्यान रखना, हाइड्रोजन जब जलने वाली गैस होती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। इससे क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। जैसे अपन ने उस वाले फर्स्ट लेसन में देखा था कि जो चूना था, चूना एक कैल्शियम था। कैल्शियम में यदि अपन पानी डाल रहे थे, ठंडा पानी, तो उससे क्या होता था? ठंडा पानी डालने से ऊष्मा निकलती थी और साथ में क्या होता था? बहुत ही जल्दी से ऐसा लगता था, हाइड्रोजन निकलने के कारण ऐसा लगता था कि वहाँ पे आग उबल रही हो। ऑटोमेटिकली ऊष्मा निकल रही थी उससे, और ऑटोमेटिकली ही अपन पानी बस डालने से उसमें क्या हो जाता था? लगता था कि जैसे आग लगी हो नीचे और ये चाय बन रही हो या कोई खाना बन रहा है क्या, जैसे बिल्कुल जब पानी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, खोलता है, तो आपने देखा होगा कभी, वैसी अभिक्रिया हो रही थी किसमें? कैल्शियम में।
देखिए यही हो रहा है यहाँ पे सोडियम है, वही बताया गया है। जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ये वहाँ पे कैल्शियम में सिर्फ क्या हो रहा था, अपन पानी डाल रहे थे, वही बताया गया है। कैल्शियम मतलब चूना में, और कैल्शियम चूना में पानी डाल रहे थे तो वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही थी, पर कम निकल रही थी, उतनी ज़्यादा अभिक्रिया नहीं हो रही थी। और इन पोटेशियम तो आग नहीं लग रही थी, बस आग ही वस्तु नहीं लग रही थी, वहाँ पे भी तो ऊष्मा निकल रही थी। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा होती है अभिक्रिया होती है कि वहाँ पे हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है कि यहाँ पे आग लग जाती है सोडियम और पोटेशियम में। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2 निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रही है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम का तैरना प्रारंभ कर देता है। इसलिए आग नहीं लगती है वहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले निकलते हैं, वाकई में जब आपने देखा होगा कैल्शियम में तो ऐसे बुलबुले निकलते हैं, इसकी सतह पर ये लोग चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए वहाँ पे आग नहीं लगती है और वहाँ लग जाती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी हम देखते हैं यदि उनको अपन साफ कर देते हैं तो वायु के साथ वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यह हाइड्रोजन गैस बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः वो भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल में और ना ही गर्म जल में साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। जो अब देखिए जो धातु ये वाली अपन ने मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम देखा, कैल्शियम देखा, अब देखते हैं अपन वो लोग बहुत जल्दी अधिक क्रियाशील धातु थी, इसीलिए वो उनमें जल्दी क्रियाशील होने लगती थी, बहुत जल्दी ऊष्मा निकलती थी, है ना। और अपन एल्यूमिनियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम आयरन है, आयरन मिस है, जैसे कि एफी मतलब कि लोहा है, जिंक है, ये उतनी ज़्यादा क्रिया नहीं करती हैं धातु, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। वो पानी के साथ कर रही थी, ये भाप के साथ कर रही हैं। जैसे भाप जल वाष्प होती है और जल वाष्प में क्या होता है, अपना जो यदि कभी अपन देखें ना तो लोहा होता है जो वो ना तो ज़्यादा पानी में खराब होता है और ना ही धूप में, वो तो अधिकतर खराब होता है जल वाष्प में, जब जल के साथ में वाष्प मिला हो। जैसे देखिए अपन एल्यूमिनियम है, यहाँ हाइड्रोजन है और पानी है, H2O मिलाया तो इससे क्या मिला, एक लवण बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल के आता है, धातु ऑक्साइड निकल के आई और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। इसी प्रकार एक क्या है, एफी मतलब लोहा है, लोहा में पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी नहीं भाप डालते हैं, एक गैस है ना, एक गैस रूप में है, गैस डालते हैं और गैस डालने से क्या होता है, एफी मतलब लोहा अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग निकलती है। तो ये भाप के साथ क्रिया करते हैं कौन, एल्यूमिनियम और लोहा। ध्यान रखना गाइड्स, पूछ सकता है क्वेश्चन। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। अब सिल्वर मतलब सोना, चांदी, लेड और कॉपर, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यदि करते तो अपन देखते हैं कानों में आभूषण के रूप में सोना चांदी के लोग पहने रहते हैं और उनके वो उतने ज़्यादा काले तो नहीं पड़ते, ना ही संक्षारण होता है उनका, जल तो वो डेली नहाते हैं, धोते हैं और पहने रहते हैं। लेकिन अपन जो लोहा वगैरह है उनमें जंग लग जाती है जल वाष्प के कारण, भाप के कारण। सो गाइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। और पढ़ते रहिए गाइड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। आई होप गाइड्स आपको ये लेसन समझ में आया होगा, ये पार्ट। अब देखते हैं कल इसका धातु और अधातु का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।